नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के संदर्भ में करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। तो ये करंट अफेयर्स का लास्ट सेशन होगा और इसमें संपूर्ण पूरे वर्ष का संपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करा दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पूरा एक ही वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स को समेसन करने का कोशिश किया है मैंने। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। प्रमुख निधन के बारे में देखते हैं। ये जो पहले आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये यूपी एग्ज़ाम वाले जो कि अवनीश भाई हैं उनके टीम के द्वारा बनाया गया है। तो उनके लिए वेरी वेरी थैंक्स। और सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख निधन देखते हैं। एंडरसन ओरांटिज डो नैसिमेंटो, जिनको पेले कहा जाता था, ये ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये 1958, 1962, 1970 में ब्राज़ील को विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। महारानी एलिजाबेथ के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1926 में हुआ था। ये सबसे लंबे समय तक लगभग 70 वर्षों तक शासन करने वाली साम्राज्ञी रहीं, जो कि 1952 में गद्दी संभाली थी। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत की यात्रा पर आई थी। पहली बार 1961 गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि थी, दूसरी बार 1983 में, तीसरी बार 1997 में स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर ये भारत आई थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे ये, और ये रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। 8 बार विधायक बने। लता मंगेशकर भारत की पार्श्व गायिका, स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्ध। 28 सितंबर 1929 में इंदौर में इनका जन्म हुआ था और मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। पुरस्कार 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, और 2001 में भारत रत्न। ये याद रखिएगा, भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न कब मिला था। अमऊ हाजी दुनिया के सबसे गंदे आदमी, जो कि ईरान के थे, इनका निधन हो गया। जमशेद ईरानी टाटा स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। ललिता लाजमी प्रसिद्ध चित्रकार। जावेद खान अमरोही प्रसिद्ध अभिनेता। वाणी जयराम पद्म भूषण से सम्मानित गायिका। साबिर अली भारत के आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। सतीश कौशिक प्रसिद्ध अभिनेता। मीर बरकत अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम। नीलमणि फूकन असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता थे, इनका निधन हो गया। डॉक्टर बालकृष्ण प्रसिद्ध वास्तुकार एवं 2021 में रॉयल गोल्ड से सम्मानित थे। परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। दिलीप महालनोबिस वायरस के खोजकर्ता थे। रामचंद्र मांझी बिहार के भोजपुरी नृत्य लौंडा नाच से संबंधित थे, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित थे। केसीनाथ त्रिपाठी बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, नवंबर 2014 से अगस्त 2015 और जून तक रहे ये। बस इतना याद रखिए, केसीनाथ त्रिपाठी बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। राजू श्रीवास्तव ये भारतीय अभिनेता और कॉमेडियन थे। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक थे, इनका निधन हो गया। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक थे। भजन सोपारी संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक एवं संगीतकार, संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान थे। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। डीना बोलुआर्ड पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। नताशा पर्क-मुसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। अनगोजी ओकोजा इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख। गीता गोपीनाथ IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक। मैग्डेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। सूजन अर्नोल्ड वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष। अब 23 में नियुक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। संदीप मेहता गुवाहाटी। चक्रधारी शरण सिंह कार्यवाहक, जो कि पटना के हैं। आशीष जितेंद्र देसाई कार्यवाहक गुजरात के हैं।
नोगमी कापम कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर लद्दाख के हैं। संजय कुमार मिश्रा झारखंड के हैं। MB मुरलीधरन कार्यवाहक मणिपुर के हैं। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान के हैं। तोडुम पुनरी अमरनाथ गौड़ कार्यवाहक त्रिपुरा के हैं। श्रीमती सबीना कार्यवाहक हिमाचल प्रदेश की हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सुल्तान अहमद अल जाबेर COP28 के अध्यक्ष। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड ICC के जो नीरज चोपड़ा है स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं और ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के ICC के अध्यक्ष हैं। सबा करोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के राजनयिक हैं। अब एक चेंज हो गए हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किसी को जो 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं नए जो कि बनाए गए अभी रिसेंटली उनका अनाउंसमेंट हुआ है। त्रिनाद एंड टोबैको के हैं, देख लीजिएगा आप लोग। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, वो जून में अनाउंसमेंट हुआ है। वोल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख। टी राजा कुमार FATF के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव। रबाब फातिमा बांग्लादेश के हैं। डॉक्टर टेड्रोस अधानम WHO महानिदेशक हैं, इनका दूसरा कार्यकाल है। गिलबर्ट हांगबो टोंगो के हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। झांग मिंग SCO के महासचिव। जियोफ एलार्डिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO। अहमद नासर अल रईसी UAE के हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। नीरा अल मतरोसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख। सोमबीर सार भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। नियुक्त भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में देखते हैं। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष नामित हुए। AC चरणीय नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद। नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं। AC चरणीय नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद हैं, ये अलग है। नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को ILO के बाहरी लेखा परीक्षक। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश। सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की गृहमंत्री हैं। KP अश्वनी UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने पहले भारतीय हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार हैं। KB सुब्रमण्यम IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। इंद्रमीत गिल विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र की नई राजदूत हैं। अनवर हुसैन शेख विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष हैं। अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत हैं। लवलीना बोरगोहन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट एवं समिति के अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय। आरती प्रभाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। राजीव लक्ष्मण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। हंसराम गंगाराम अहिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। साजी KB नाबार्ड। अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष। डॉक्टर अरविंद विरमान नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव। मैरी कॉम IOA की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमेटी के अध्यक्ष हैं। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत। शुभ्रकांत पंडा फिक्की के अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष। रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। विश्वनाथन आनंद FIDE के अध्यक्ष। FIDE जो कि शतरंज से संबंधित है। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक। कृष्णन रामानुजन नैसकॉम के अध्यक्ष। BS राजू थल सेना के नए उप प्रमुख। एयर मार्शल AP सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव। देवाशीष पंडा IRDAI भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। सोमा मंडल सेल के अध्यक्ष। N चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष। टाटा सन्स के अध्यक्ष पुनः बनाए गए हैं। कैम्पबेल विल्सन एयर इंडिया के MD और CEO। सुरेंद्र चावला पेटीएम के MD और CEO। GAB रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख। रश्मि शुक्ला SSB के महानिदेशक। शीलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक। MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष। सुजय लाल थॉसन CRPF के अध्यक्ष। अतुल करवाल NDRF के अध्यक्ष। और BSF के महानिदेशक चेंज हो गए हैं दोस्तों, ये अभी बने हैं अनिल अग्रवाल करके हैं, वो बने हैं। अनीश दयाल सिंह ITBP के महानिदेशक।
सत्यनारायण प्रधान एनसीबी के महानिदेशक, प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल के महानिदेशक, गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक, एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष, उर्जित पटेल एआईआईबी के अध्यक्ष, विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख। विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाएं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, गीता मित्तल प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, शांति पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस कुलपति, नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, धृति बनर्जी अध्यक्ष, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, तडांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की को कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली महिला हैं। आसिता वी अलोटी फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली प्रथम महिला हैं। जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने पहली भारतीय महिला हैं। हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। संवैधानिक पदों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वें क्रम की हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें क्रम के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें क्रम के हैं। न्यायिक प्रमुख देखते हैं कौन है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आदर्श कुमार गोयल। संसदीय प्रमुख सभापति राज्यसभा के हैं जगदीप धनखड़, उपसभापति राज्यसभा के हैं हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा के अभी कोई नहीं है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के हैं पीयूष गोयल। लोकसभा अध्यक्ष 17वीं के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला 17वें अध्यक्ष हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी हैं। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वें क्रम के हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। अनूप चंद्र पांडे 2 चुनाव आयुक्त हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम के हैं। महालेखा नियंत्रक सीसीए एस दुबे जो कि 28वें क्रम के हैं। सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी, नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कपूर, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौर, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव टीबी सोमनाथन, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव कौन है देख लेते हैं। अध्यक्ष नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी हैं। सीईओ बीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज कुमार सोनी हैं। अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी हैं। ये 22वां विधि आयोग है दोस्तों, इसको चेंज कर लीजिएगा, ये 21वां नहीं होगा। ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, 22वें नंबर के। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा 9वें क्रम की हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर हैं। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एस किशोर। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर हैं। अध्यक्ष लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष संगीता वर्मा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। कौन है? विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा 8वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। विश्व की प्रमुख कंपनियों के सीईओ देख लेते हैं। एप्पल के टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पूनावाला। टाटा सन्स एवं टाटा ट्रस्ट नटराजन चंद्रशेखर नटराजन है और सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के हैं। मास्टर कार्ड के माइकल माइबैक हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के संजीव मेहता। संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह। टीसीएस के कृतिवासन। इन्फोसिस सलील पारेख। अल्फाबेट इंक के गूगल के सुंदर पिचाई। अमेजन एनडीजेसी। फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक मार्क जकरबर्ग। ट्विटर एलन मस्क। व्हाट्सएप विल केथकार्ट। ट्विटर के सीईओ चेंज हो गए हैं दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप लोग, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ट्विटर के सीईओ चेंज हो गए हैं, इसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा।
मेटा के संध्या देवनाथन, यूट्यूब के नील मोहन है। FSSAI के CEO गंजी कमला वी राव हैं। NSE के आशीष कुमार चौहान हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के दिनेश कुमार शुक्ला, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान अजीत कुमार मोहंती, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के समीर वी कामत हैं। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नल्ला थम्भी कलाई सेल्वी हैं। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामास्वामी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर हैं। खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। CEO कौन है ICC के? जोफ एलार्डिस हैं। कौन है? जोफ एलार्डिस हैं। और ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC केंद्रा नूई थी। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबास्टियन को ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जलूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मोहम्मद तैयब इकराम है। एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI विनीत शरण है। अध्यक्ष फीफा के हैं गियानी इन्फेंटिनो इटली के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं लवलीना बोरगोहन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रोजर बिन्नी। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष नहीं दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़। भारतीय महिला क्रिकेट कोच रमेश पवार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। हॉकी इंडिया के दिलीप टर्की हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के आदिल सुमरीवाला हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ अजय सिंह हैं। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के अध्यक्ष कप्तान कौन है? सत्या पूनिया है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है। भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के दीपा मलिक है। अब केंद्रीय बैंक के बारे में देखते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर RBI कौन? शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के। उप गवर्नर कौन से हैं? T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI कौन है? सुधा बालकृष्णन। चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में देखते हैं क्या है। लॉन्स नायक भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष टेबल टेनिस संघ की। अभिलाषा बराक जो हैं भारतीय सेना के पहली महिला कॉम्बैट एविएटर हैं। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक हैं। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। शीर्षा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। M वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में देखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नताशा पिर्क मुसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधन निदेशक। मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नगोजी ओंकोवा-इलेवा WTO की पहली महानिदेशक। लॉरेन हबर्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री है। ये मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की हैं। नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सुजन अर्नोल्ड वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर। डॉक्टर सियोमारा कास्बो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की हैं। उर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया।
ये उनका 5वां था। ये अमृतकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया है। कुल कितना अमाउंट रहा? 45.03 लाख करोड़ का ये बजट हुआ, जो कि पिछले साल के बजट से 7.5% ज़्यादा है। संयुक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए बजट में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन सा? युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर रहता आर्थिक वातावरण। 7 प्राथमिकताएं जिनको सप्तऋषि कहा गया वो कौन कौन से? समावेशी विकास। दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, आगे बढ़ गया है। हाँ, जो 7 प्राथमिकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और संरचना एवं निवेश, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना, युवा शक्ति क्षेत्र। रुपया कहाँ से आता है? उधार एवं अन्य देयताओं से 34% आता है। माल सेवा का GST 17% आता है। निगम कर से 15% आता है। रुपया जाता कहाँ है? ब्याज अदायगी में 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%। विभिन्न घाटा, राजकोषीय घाटा GDP का 5.9%, राजस्व घाटा GDP का 2.9%, प्राथमिक घाटा GDP का 2.3%, प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 1.7%। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक करने का लक्ष्य रखा है। प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन देखते हैं क्या क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 573 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 5,943 करोड़, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़। विभिन्न मंत्रालयों के लिए धन का आवंटन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़, रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.7 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़, शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.13 लाख करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 लाख करोड़। बजट के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से बढ़कर कितना हो गया है? 1.97 लाख हो गया है। 2023-24 में GDP का ग्रोथ रेट 10.5 रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत कारीगरों एवं शिल्पकारों के प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी तथा सार्वजनिक उपकरणों के सभी आपसी विवादों को निपटाने के लिए विश्वास टू लाया जाएगा। संविदा निष्पादन को अधिक सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। 100 प्रयोगशाला 5G एप्लीकेशन के लिए स्थापित किया जाएगा। 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना चालू की जाएगी। आर्द्र भूमि के प्रयोग के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की जाएगी। 2047 तक एनीमिया को समाप्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉड कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों को गति देने के लिए लाइव शुरू किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गाँव में पर्यटन के बुनियादी ढांचे विकसित किया जाएगा एवं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी पर्यटकों को। आर्थिक समीक्षा 2022-23 देख लेते हैं क्या है इसमें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को पेश किया। इस सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल GDP की लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगी। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल GDP इतना रहेगी। 2023 से 25 में GDP की वृद्धि दर 6 से 6.8 रहने का अनुमान है, जबकि विगत वर्ष में 8.7 वृद्धि दर्ज की गई।
मूलभूत कीमतों पर मूल्य वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि एवं से संबंधित है 3.5%, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है 4.1%, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र जो होता है 9.1%। शीर्ष 3 निर्यातक वस्तुएं कौन सी हैं? पेट्रोलियम उत्पाद एवं कच्चा तेल, फिर रत्न एवं आभूषण, फिर मशीनरी उपकरण। शीर्ष 3 आयातक वस्तुएं कौन सी हैं? पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी। प्रमुख फसल उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से हैं? गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, केवल पहला पहला याद रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं। गेहूं में उत्तर प्रदेश पहला, चावल में पश्चिम बंगाल, मोटा अनाज में कर्नाटक, मक्का में कर्नाटक, दाल में मध्य प्रदेश, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, गन्ने में उत्तर प्रदेश, कपास में गुजरात, सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। प्रमुख फसल उत्पादन देखते हैं कितना कितना क्या रहा। खाद्यान्न कुल कितना उत्पादन हुआ? 315.7 मिलियन टन, तिलहन 37.7 मिलियन टन, गन्ना 431.8 मिलियन टन, कपास 31.2 मिलियन टन। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन से? पहले चीन से आयात किए गए, फिर संयुक्त अरब अमीरात से, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से। बस 3 ही याद रखिए। निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन से हैं? सबसे ज़्यादा निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ, फिर संयुक्त अरब अमीरात को, फिर नीदरलैंड को। 3 ही याद रखिए। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में प्रथम 3 निवेश करने वाले देश कौन से रहे? प्रथम 3 निवेश करने वाले देश सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात। भारत में प्रथम 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन रहे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पहला ही याद रखो बस। विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त किया भारत ने, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद चीन। सबसे ज़्यादा धन प्रेषण किसने प्राप्त किया? भारत ने। विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान देख लेते हैं 2022-23 में। विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान है, वैक्सीन के निर्माण में प्रथम है, दूध उत्पादन प्रथम है, मोबाइल निर्माण में दूसरा है, अंडा उत्पादन में तीसरा है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा है, रेलवे नेटवर्क में चौथा है, मांस उत्पादन में 8वें नंबर पर है। आर्थिक समीक्षा के कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति नेपाल राष्ट्रीय आय 96,555 है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये नेपाल गलत है, इसमें लिखा हुआ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 96,555 है। 1 दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया। नवजात मृत्यु दर 24.9 हो गया। भारत ने वर्ष 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के नेट जीरो का संकल्प लिया है। भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 35% तक कम करने का संकल्प लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। वर्ष 2047 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई, जबकि भारतीय बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा बाजार है। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है। कृषि और संबंधित वस्तुओं के निर्यात में योगदान 11.6% रहा 2022-23 में। अब उत्तर प्रदेश बजट के बारे में देख लेते हैं। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वर्ष 2023-24 के कुल 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो कि पिछले साल के बजट से 12.13% अधिक है। कुल कितना है? 6,90,242.43, जिसमें कि 5,02,354.01 राजस्व व्यय प्लस 1,87,888.42 पूंजी व्यय है। यह अमृतकाल का प्रथम बजट है जिसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु है। राजस्व घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए है। 2 वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है, जो कि वर्ष ये 2 नहीं है जो है बेटा। सरकार को सर्वाधिक आय 38.8 स्वयं का कर राजस्व से प्राप्त होता है। सरकार का सर्वाधिक की गई व्यय 21.7% पूंजीगत परिव्यय में जाता है। उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लगभग 24 करोड़, जिसका देश की जीडीपी में योगदान 8% से अधिक है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार भी है।
वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि देश की वृद्धि दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 19% अनुमानित है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हुआ। इन्वेस्टर समिट के आयोजन से पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा 16 देशों अमेरिका, कनाडा, केवल 16 देश याद रखिए, 16 देशों के 21 शहरों की यात्रा की। इन देशों में इन्वेस्टर समिट के थीम पर रोड शो आयोजित किया गया। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा देश के 8 शहरों में रोड शो का आयोजन हुआ। 9 समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ। 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 के दौरान G20 देशों के समूह की होने वाली बैठकों में 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। बजट में विशेष प्रावधान क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 12,631 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना हेतु 320 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना है। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रावधान है। मेरठ, प्रयागराज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना का प्रावधान है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4 संकुल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 2 संकुल के किनारे 6 औद्योगिक स्थानों पर संकुल प्रस्तावित है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण के लिए 36,230 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2803 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। डार्क जोन में निजी किसानों को नलकूप कनेक्शन से प्रतिबंध हटाया जाएगा, जिससे 1 लाख किसान लाभान्वित होंगे। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं की एमएसपी 2125 रुपये निर्धारित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी को 15 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के लिए अधिक से अधिक भागीदारी है निश्चित करने के लिए PAC बटालियन का गठन किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन देने हेतु 3600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 1120 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन योजना हेतु 7248 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फेज 3 से 5 तक 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरण करने का लक्ष्य है। पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1190.49 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे। आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। उसके बाद प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रधानमंत्री एक आवास योजना 9,000 करोड़ रुपए के लिए प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 2,228 करोड़ रुपए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन हेतु 87.49 करोड़ रुपए। कृषकों को प्रशिक्षित करने के लिए द मिलियन फार्मर स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में प्रस्तावित। 17,000 किसान पाठशालाओं के संचालन का प्रस्ताव। 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। नया सवेरा नया योजना के माध्यम से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न किया गया। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर तक G20 देशों समूह में 11 बैठकें, 4 बैठकें उत्तर प्रदेश में होंगी। रिपीट हो गया है। उत्तर प्रदेश व्यवसायिक सुगमता और नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत 20,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यवसाय सुगमता रैंकिंग दूसरे स्थान पर। सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। बुंदेलखंड में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना, जो कि केंद्र सरकार तक जर्मनी की संस्था KfW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 की स्थापना के लिए
1554 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस द्वारा विकास खंड एवं कस्बों से दूर गाँव को जोड़ा जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, लगभग 9.23% है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म जीव प्रारंभ किया गया। नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वर्ष 2030 तक वनावरण में प्रसारण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। वनावरण का प्रसारण। आर्थिक समीक्षा उत्तर प्रदेश 2023-24 देख लेते हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी किए गए 2021-22 के अनुमान के अनुसार स्थिर कीमतें 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.64% एवं प्रचलित कीमतों पर 16.7% रही। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 70,992 आकलित की गई, जो कि विगत वर्ष के 15.3% अधिक है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 25.33%, 26.7% तथा 47.92% है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर क्रमशः 14.59%, 10.32% तथा 6.53% रही। कृषि में देख लेते हैं 2022 से 24 प्रदेशों में कृषि उत्पादन निम्नलिखित कितना रहा। तिलहन 15.61% लाख मीट्रिक टन। हालांकि ये सब आएगा नहीं, ये सब पूछा बहुत कम ही जाता है, इसको छोड़ ही देते हैं। बैंकिंग में देख लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश देश में प्रथम स्थान रहा। मतलब उत्तर प्रदेश इन सब चीज़ों में प्रथम स्थान रहा। पशुधन देख लेते हैं। गाय, भैंस तथा बकरी आदि में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। प्रदेश में प्रति व्यक्ति 15 अंडा प्रति वर्ष 370 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध है। देश प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 444 ग्राम है देश में, और यूपी में कितना है, 300 ग्राम है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान के बाद प्रदेश का दूसरा स्थान है। आलू, आम, अमरूद आज के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार से सम्मानित ग्राम सभा को 10 लाख रुपए सम्मानित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित जिला पंचायतों को 50 लाख, क्षेत्र पंचायतों को 25 लाख एवं ग्राम पंचायत को 8 से 15 लाख रुपए सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को प्रख्यापित किया गया। इस नीति के जरिए आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विजन डॉक्यूमेंट 2030 के अंतर्गत 2030 तक गरीबी हटाने, पेयजल, भोजन, स्वच्छता, शिक्षा तथा बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में घोषित किया गया है, जो कि हथकरघा, हस्तशिल्प तथा दर्जियों की निर्यात को बढ़ावा देंगे। अब निर्यात उत्कृष्टता शहर की संख्या 43 हो गई है। कितनी हो गई? 43। इस नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस विदेश व्यापार नीति 2023 की स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट फोल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पंजीकरण में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए खातों की संख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। पर्यावरण पारिस्थितिकी नवीनतम देख लेते हैं। 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों में किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र का होगा। दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो कि पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। भारत में वृक्ष आवरण का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.1% है, क्योंकि पिछले रिपोर्ट में 7.75% से अधिक है। वनावरण कितना है?
7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो कि 21.71% है। वृक्षावरण 9,95,748 वर्ग किलोमीटर है जो कि 2.91% है। कुल कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर जो कि 24.62% है। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ हैं। सबसे कम वनावरण वाले राज्य क्रमशः हरियाणा, पंजाब, गोवा हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से? लक्षद्वीप है जो कि 90.33% है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1.15% भाग पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्रमशः पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं। अब स्वतंत्रता के 75 वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल हैं और 75 रामसर स्थलों में देख लेते हैं क्या क्या है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 के ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 से प्रभावित हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की संख्या 75 हो गई। 75वां रामसर स्थल के रूप में सालबुक आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। सर्वाधिक यूनाइटेड किंगडम की 175 रामसर सूची इसमें शामिल हैं। सबसे पहले इस सूची में शामिल होने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग था। भारत का सबसे पहला शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील है। भारत का सबसे पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरकी बैराज है। भारत का सबसे बड़ा रामसर सुंदरबन है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन सा? रेणुका मातृभूमि हिमाचल प्रदेश का। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में 14 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी आता है जहाँ पे कि 10 है। भारत के अभी तक कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। यह प्रमाणन डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को इसकी मंजूरी दी। नोडल एजेंसी के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया। प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय बाघ आकलन 2022 देख लेते हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें चक्र का परिणाम जारी किया। इन परिणामों को स्टेट ऑफ टाइगर 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित किया गया। नवीनतम बाघ गणना के परिणाम दर्शाते हैं कि 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 167 तक पहुंच गई। इससे पूर्व 2018 में 2967 था, 200 बढ़ गए हैं। इस वर्ष 2018 से 2022 के मध्य भारत में बाघों की संख्या 6.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। नवीनतम गणना के तहत एक वर्ष से अधिक आयु के कुल 380 व्यक्तिगत बाघों के चित्र खींचे गए। इस प्रकार बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 अनुमानित की गई। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हुए। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 50 वर्ष पूरे हुए। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू, कर्नाटक स्थित मैसूरू विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि निर्दिष्ट बाघ अभ्यारण्यों एवं बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट्स को इसमें रखा गया यथा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य 29 अक्टूबर उत्तर प्रदेश सरकार का रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन की सूचना जारी की गई। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिलों में स्थित है। हालांकि अब देश में टोटल 54 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। एक अभी नया लॉन्च हुआ है एमपी में। तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य, लेकिन एग्जाम में नहीं आया क्योंकि जून में ही बनाया गया है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो 54 ऑप्शन नहीं रहेगा, 53 ही जहाँ तक है सही रहेगा। अगर 54 रहेगा 54 लगाइएगा। तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह देश का 33वां हाथी अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर आदि जिलों में विस्तृत है। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो में COP26 सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें
किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया। COP 26 के बारे में देख लेते हैं। इसका आयोजन मिस्र में हुआ। इसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया। भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा का जरूरत अक्षय और गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा। भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। 2005 के स्तर से वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंटर देखते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हरित ऊर्जा में बदल गया। मध्य प्रदेश में भारत रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च हुआ। हिमाचल प्रदेश कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्त्री पार्क स्थापित किया जाएगा। पेरू ने क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया, जिसमें 361 प्रजातियां शामिल हैं। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा है। तमिलनाडु के अरितापुरम पट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य ये आर्द्र भूमियों के उचित, ये आदर नहीं आर्द्र है, आर्द्र भूमियों के उचित उपयोग को बढ़ावा देना है। बैम्बू थीम पार्क बसेरा की नींव यमुना नदी के किनारे दिल्ली में किया गया। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी को पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। किसकी? या सीओ की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित हुआ। लिथियम का पर्याप्त भंडार देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला। जोनाथन कछुआ को विश्व का सबसे उम्र दराज स्थलीय जीव घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पेसिडोनिया खोजा गया। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल बना। असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। मेघालय का लिविंग रोड ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। लिपस्टिक पौधे की खोज अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नई खोजी गई बंदर प्रजाति का नाम सेला पास रखा गया है। 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। मेघालय में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप्स सिजु खोजा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं की नई प्रजाति विकसित की। ब्लू ड्यूक को सिक्किम की राजधानी में ब्लू ड्यूक को सिक्किम का राज्य तितली घोषित किया गया। राजधानी घोषित नहीं किया गया है, इसको गलत है ये। ब्लू ड्यूक को सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है। राज्य तितली घोषित किया गया है। अब GST देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में GST कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई। 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। GST का पूर्ण रूप है गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पेश किए गए। 101वां संविधान संशोधन के तहत GST लागू हो। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। GST की निर्धारित की गई दरें 5%, 12%, 18%, 28%। GST परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279A में है। नई शिक्षा नीति। दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नई शिक्षा नीति 2020, ये 29 नहीं है, 2020 है, गलत दिया हुआ है। नई शिक्षा नीति क्या है? 2020। जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। के कस्तूरीरंगन अध्यक्ष थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कस्तूरीरंगन अध्यक्ष थे। और मॉडल कौन सा था? 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। राइट। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में आई थी। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। हुबली जंक्शन को विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया गया है। इससे पहले कौन सा था? गोरखपुर था। इसकी लंबाई कितनी हुबली जंक्शन की?
1507 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 1507 मीटर। बिदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला है बिदिशा। केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। बस इतना याद रखिएगा। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की गई। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। T49 भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है जो कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित है। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया। बस इतना याद रखिए, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया। त्रिशूर केरल का पहला जिला था जिसने डिजिटल बैंकिंग को लागू किया। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर सम्मेलन की 15वीं बैठक में मान्यता दी गई। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 की शुरुआत की गई। हिमालय को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। खाद्य पशु का दर्जा हिमालय को दिया गया। उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में कमिश्नरी प्रणाली प्रारंभ की गई। कितने जिलों को? 3 नए जिलों प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा। इससे पहले 2020 में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर तथा 2021 में कानपुर, वाराणसी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। 7 जिलों में, याद रखिएगा। अब प्रमुख स्टैचू देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाड प्रभु केम्पेगौड़ा का ये स्टैचू है। ये कहाँ पे इसको स्थापित किए? बेंगलुरु में। बस इतना याद रखिए। स्टैचू ऑफ डिग्निटी स्वामी रामानुजमचार्य की है। ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसको मर्यादा मूर्ति के नाम से किया है। कहाँ पे? अयोध्या में। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक स्टैचू ऑफ पीस वहाँ पे भी है। कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान के पाली जिले में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के राजसमंदगढ़ के जिले के नाथद्वारा में। ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई। स्टैचू ऑफ बिलीफ को विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किए गए। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का यह पहला स्टेशन है। मुंबई सेंट्रल को देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ में मनाया गया। सर्वेक्षण में 4354 शहरों का अध्ययन किया गया। इंदौर छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। पंचगनी महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ। जो बता रहा हूँ वही याद रखना है। शीर्ष 3 शहर में कौन से? इंदौर है, फिर सूरत है, फिर नवी मुंबई है। सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। और शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? त्रिपुरा, झारखंड, उत्तराखंड। शीर्ष 3 राज्य 10 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक, ये कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। शीर्ष शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। देवलाली महाराष्ट्र छावनी बोर्ड में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश को समग्र में 18वां स्थान मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। नमस्ते योजना देख लेते हैं। 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना लॉन्च किया गया। हाथ में लड्डू होने सफाई कर्मचारियों के लिए योजना चलाई गई। नमस्ते का पूर्ण मशीनी की स्वच्छता पारिस्थितिकी, ये बहुत पुराना है, इसको रहने ही दीजिए। इंपॉर्टेंट देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में देख लेते हैं। ये जालौन जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरई तहसील के कैथरी गांव से इसका उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया ये रहने दीजिए। इसकी लंबाई कितनी है? 296.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 4 लेन की है ये, राइट। इसका प्रारंभ स्थान कहाँ से होगा? जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एवं समाप्ति स्थान जनपद इटावा के ग्राम कुदराइल के निकट पास है। ये 7 जिलों से होके निकलेगा। कौन कौन से 7 जिले हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा।
ज्ञातव्य है कि 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। कुछ चर्चित स्थल के बारे में देख लेते हैं। जयपुर बिहेवियरल लैब यहाँ पे स्थापना की गई है। ठीक है, IIM उदयपुर द्वारा इसकी स्थापना की गई है। संविधान उद्यान का भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। मुंबई जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन की स्थापना। पूरे केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण। बेंगलुरु पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल। अमित शाह द्वारा सहकार समृद्धि सौध का शिलान्यास। भारत का पहला 3D मुद्रा डाकघर बनाया जाएगा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे शिल्प का शिलान्यास। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया के मध्य संचालित होगा। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भी वाराणसी में किया जाएगा। भारत का पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। ग्रेटर नोएडा देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन। लेह देश का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन। नई दिल्ली राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र। लातूर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण। धुलेरा गुजरात भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित। नागपुर विश्व का सबसे बड़ा अनोखे दिव्यांग पार्क की स्थापना। शिलोंग मेघालय भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। उज्जैन विश्व के पहले वैदिक घड़ी। बुल्ला गांव अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहला मछली संग्रहालय केंद्र। भोपाल हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य नहीं शहर है। भोपाल तो मध्य प्रदेश में है। सबसे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। हरियाणा विश्व का सबसे बड़ा सफाई पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर भी हरियाणा में। भारत का पहला हेली हब हरियाणा में। राइट।